यस तो हेलो एवरीवन, राहुल हेयर। आज हम सरदा मर्डर केस के बारे में बात करने वाले हैं। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि आफ्ताब नाम के सनकी दरिंदे ने अपनी लिविंग पार्टनर सरदा की पहले हत्या की और फिर उसके डेथ बॉडी को 35 टुकड़े किया। टुकड़े करने के बाद उसे फ्रिज में रखा और अगले कुछ हफ्तों के अंदर उन टुकड़ों को दिल्ली के जंगलों में फेंक दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आफ्ताब और सरदा की मुलाकात कब और कैसे हुई? दोनों कब से साथ रह रहे थे? आफ्ताब ने सरदा की मर्डर क्यों की? आखिर आफ्ताब ने सरदा की डेथ बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया? सबसे जरूरी बात, सरदा की मौत के 6 महीने बाद तक आफ्ताब कैसे पुलिस की नजरों से बचा रहा? 6 महीने के बीच आफ्ताब क्या कुछ किया? उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई और अब तक की पुलिस जांच में क्या कुछ खुलासे हुए हैं? मैं इन सारी वाकया को डिटेल में आगे वीडियो में बताऊंगा। इस कहानी का विलन आफ्ताब का पूरा नाम आफ्ताब अमीन पूनावाला है। उसकी उम्र फिलहाल 28 वर्ष है। आफ्ताब के परिवार महाराष्ट्र के वसई में रहते थे। आफ्ताब इस वाकया का अंजाम देने से पहले तक मुंबई में ही रह रहा था। महाराष्ट्र से ही आफ्ताब की पढ़ाई लिखाई हुई। आफ्ताब ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। इसके अलावा वह मुंबई के बड़े 5 स्टार होटल से शेफ की ट्रेनिंग ली है। सोशल मीडिया पे आफ्ताब की पहचान एक फूड ब्लॉगर की है। इसके अलावा आफ्ताब ने कॉल सेंटर में बहुत महीनों तक काम किया। दूसरी तरफ इस कहानी की पीड़िता श्रद्धा की बात करें तो श्रद्धा का पूरा नाम श्रद्धा वालकर था। उसकी उम्र 26 साल की आसपास थी। श्रद्धा का परिवार महाराष्ट्र के पालघर में रहता था। श्रद्धा का पिता विकास वालकर अपने पास ही के मार्केट में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान चलाते थे। श्रद्धा की मां का नाम सुमन था। वहीं श्रद्धा का एक 23 साल का भाई भी है। श्रद्धा के माता पिता के आपसी रिश्ते ठीक नहीं थे, इसीलिए श्रद्धा के पिता अलग रहते थे। वहीं शारदा की मां अपने दोनों बच्चों के साथ अलग रहती थी। शारदा की अपने पिता से शायदे कभी बात हुआ करती थी। शारदा का जन्म भले ही छोटे शहर के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, मगर उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए शारदा अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद पालघर को छोड़कर सन 2018 में मुंबई चली आती है। यहाँ मुंबई मलाड में अपने दोस्त के यहाँ रहती है और जॉब की तलाश में लग जाती है। श्रद्धा मास मीडिया में डिग्री हासिल की थी। कुछ कोशिशों के बाद श्रद्धा को मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर की जॉब मिल जाती है। जॉब करते हुए श्रद्धा को जब कुछ महीने बीत जाते हैं, इसी बीच 2019 की मई महीने में श्रद्धा की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पे आफ्ताब अमीन पूनावाला नाम के लड़के से होती है। बातचीत के दौरान इन्हें मालूम पड़ता है कि आफ्ताब भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर पे काम करता है। इसके अलावा वहाँ पार्ट टाइम में फूड ब्लॉगिंग और फोटोग्राफी भी करता है। शुरुआती के ही बातचीत में दोनों एक दोस्त बन जाते हैं और कुछ समय के बाद दोनों मिलने का प्लान करते हैं। पहले ही 1-2 मुलाकात के बाद ही श्रद्धा आफ्ताब से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है और दोनों लिविंग में रहने का प्लान बनाने लगते हैं। इन दोनों की मुलाकात 2019 के मई महीने के आसपास ही हुई थी और 2019 के अक्टूबर महीने में ही ये दोनों नए गाँव में एक फ्लैट ले लेते हैं और दोनों एक साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। यहाँ पर कुछ महीने रहने के बाद ये दोनों वसई में रहने के लिए चले जाते हैं। दोनों को एक साथ रहते हुए कुछ महीने ही बीते थे, तभी दोनों ने फैसला किया कि हम शादी कर लेंगे। इसी फैसले के बाद श्रद्धा अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मैं आफ्ताब नाम के लड़के के साथ रह रही हूँ, मैं अब उससे ही शादी करनी चाहती हूँ। इतना सुनकर श्रद्धा की माँ बेटी को समझाने लगती है। श्रद्धा की माँ कहती है कि वो लड़का किसी दूसरे धर्म का है और हम दूसरे धर्म के हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी उस लड़के के साथ नहीं करा सकती। श्रद्धा की माँ श्रद्धा को समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर श्रद्धा नहीं समझ पाती। वो अपने ही जिद पे अड़ी रहती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आफ्ताब से। अब इसी बात को लेकर श्रद्धा और उसकी माँ के बीच झगड़े हो जाते हैं। श्रद्धा अपने घर से निकलते वक्त अपने घर वालों को कहती है कि अगर आप लोग शादी के लिए नहीं मानेंगे तब भी मैं उसी लड़के से ही शादी करूंगी। अब आप लोग इतना समझ लो कि मैं आपकी बेटी हूँ ही नहीं। इतना कहने के बाद श्रद्धा अपने घर से अपने सामान को लेकर निकल जाती है और आफ्ताब के साथ लिविंग में रहना जारी रखती है। श्रद्धा को इस तरह घर छोड़कर गए कुछ ही महीने हुए थे कि जनवरी 2020 में अचानक से श्रद्धा की मां को दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है। श्रद्धा को जब अपने मां के बारे में मालूम पड़ता है तो वह अपनी मां की अंतिम संस्कार के लिए वहां घर आती है। घर आने पर श्रद्धा कुछ दिनों तक घर पे ही रहती है, मगर वहाँ फिर से वापस आकर आफ्ताब के साथ रहने लगती है। इधर आफ्ताब और श्रद्धा के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब श्रद्धा आफ्ताब को शादी के लिए कहती है तो आफ्ताब इस बात को टालने लगता है। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच काफी नोकझोंक होती है। इस बीच आफ्ताब श्रद्धा पे हाथ भी उठा देता है। इससे श्रद्धा को काफी ठेस पहुंचता है। वह इस बारे में अपने एक दोस्त के पास कॉल कर बताती है कि आज आफ्ताब ने मुझे मारा और धमकाया भी। मैं पुलिस कंप्लेन करने जा रही हूँ। अब मैं आफ्ताब के साथ नहीं रह सकती। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि श्रद्धा की दोस्त ने इस बात की खुलासा हाल ही में की है। अब इस घटना के बाद आफ्ताब श्रद्धा से माफी मांगता है और आज के बाद से ऐसी गलती न करने की कसमें खाता है। इसलिए श्रद्धा आफ्ताब को माफ करती है और फिर से दोनों साथ में रहने लगते हैं। अब कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक ही चलता है।
मगर सरदा के दोस्त के दावे के अनुसार 2021 के जुलाई महीने में एक बार फिर से आफ्ताब सरदा को बहुत ही बुरी तरह मारा पीटा। सरदा फिर से इस बारे में अपने दोस्त को बताई और एक बार फिर से आफ्ताब को छोड़कर जाने की बात की, मगर इस बार भी आफ्ताब सरदा को कैसे तैसे कर मना लेता है और फिर से दोनों साथ में रहने लगते हैं। अब इन्हीं लड़ाई झगड़ों के बीच 2022 चला आता है। आफ्ताब और सरदा अपनी मूड को फ्रेश करने के लिए हिमाचल जाने का प्लानिंग करते हैं और फरवरी के अंत में ये दोनों हिमाचल मौज मस्ती पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। हिमाचल से वापस आने के बाद दोनों फिर से अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसी बीच फिर से सरदा आफ्ताब को शादी करने के लिए कहती है। इस बार आफ्ताब अपने घर जाता है और अपने घर वालों को बताता है कि मैं लगभग 3 सालों से सरदा नाम की लड़की के साथ रह रहा हूँ। शादी मैं उसी लड़की के साथ करना चाहता हूँ। सरदा के माता पिता की तरह ही आफ्ताब के घर वाले भी कहते हैं कि वो लड़की दूसरी धर्म के हैं, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते और आफ्ताब को सलाह देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम उस लड़की से अपना रिश्ता तोड़ लो। अब जब दोनों को परिवार वाले ही इन दोनों को शादी करने से रोक रहे थे तो आफ्ताब सरदा को कहता है कि हम दोनों मुंबई में रहकर शादी नहीं कर सकते, हमारे लिए बेहतर ये है कि हम दोनों दिल्ली चले जाए, वहीं रहकर जॉब भी करेंगे और वहीं से हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। इसी के बाद 8 मई 2022 को सरदा और आफ्ताब दोनों दिल्ली चले आते हैं। दिल्ली आने के बाद ये दोनों अपनी पहली रात एक होटल में गुजारते हैं और अगले दिन छतरपुर इलाके में रह रहे अपने दोस्त के पास जाते हैं और फिर एक फ्लैट छतरपुर इलाके में ही किराए पे लेते हैं और यहीं पर ही सरदा और आफ्ताब साथ में रहने लगते हैं। अब मां के मरने के बाद घर से वापस आने पर सरदा ने अपने पिता के पास केवल 2 बार ही कॉल किया था और उसके बाद से सरदा अपने पिता से कभी भी बातें नहीं की। भले ही सरदा को उसके पिता और उसके भाई से ज्यादातर बातें नहीं हो पाती थी, मगर कुछ दोस्त ऐसे थे जिनसे सरदा की हमेशा बातें हुआ करती थी। उनके जरिए से सरदा के पिता और उसके भाई सरदा की हालचाल ले लिया करते थे। इसके अलावा सरदा हमेशा इंस्टाग्राम पे अपनी फोटोज पोस्ट किया करती थी। सरदा का भाई सरदा की इंस्टाग्राम पे फोटोज को देखकर पता लगा लेता था कि सरदा अभी किस हाल में है और वहाँ कहाँ पे है। इस तरह इंस्टाग्राम के फोटोज के जरिए इन्हें मालूम चलता रहता था कि सरदा अभी ठीक है। अब समय ऐसे ही निकल रहे थे। 2022 के जून महीने में सरदा का एक दोस्त सरदा के भाई के पास कॉल करते हुए कहता है कि पिछले कुछ महीनों से सरदा से मेरी कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाई है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, अगर तुम्हारे पास उसका दूसरा नंबर है तो वो भेजो। इसके बाद सरदा का भाई ये नोटिस करता है कि इंस्टाग्राम पे सरदा की एक्टिविटी बंद है। पिछले 1-2 महीनों से सरदा ने इंस्टाग्राम पे अपनी एक भी फोटो पोस्ट नहीं की है। हालांकि सरदा इस बीच इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन जरूर रहती थी। अब सरदा का भाई सरदा के पास कॉल करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा होता है। अब एक तरफ इंस्टाग्राम अकाउंट से कोई नई फोटो पोस्ट नहीं हो रही थी, दूसरी तरफ सरदा का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब सरदा के भाई को थोड़ी शक होता है कि कहीं सरदा के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। इस बारे में वो अपने पिता को भी बताता है, जिसके बाद दोनों मिलकर सरदा के कई सारे दोस्तों के पास कॉल करते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। अब इन सारी दोस्तों में से एक दोस्त बताती है कि कभी कभी सरदा से मेरी इंस्टाग्राम पे चैट हो जाती है। हालांकि सरदा से फोन पे बात किए हुए 2 महीने से भी ज्यादा बीत गए हैं। भले ही सरदा के पिता से सरदा के रिश्ते अच्छे नहीं थे, इन दोनों के बीच बीते 3-4 महीने में फोन पे एक भी बार बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन ये जानने के बाद कि बेटी की मोबाइल 3-4 महीनों से स्विच ऑफ है तो इसे सरदा के पिता परेशान हो जाते हैं और अपने स्तर से पता लगाने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं। सरदा से तो इनकी बात नहीं हो पा रही थी, मगर आफ्ताब से भी इनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। अब थक हार कर सरदा के पिता 6 अक्टूबर 2022 को सरदा के पिता वसई पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन लिखवाते हैं। शुरुआती जांच पड़ताल के दौरान 12 अक्टूबर 2022 को वसई पुलिस स्टेशन से इस केस को मानिक पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर दिया जाता है। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को मालूम पड़ती है कि सरदा वालकर आफ्ताब नाम के लड़के के साथ रह रही थी। पुलिस कैसे तैसे कर आफ्ताब का फोन नंबर हासिल करती है और फोन पे ही पुलिस आफ्ताब से सरदा के बारे में पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान आफ्ताब बताता है कि 22 मई 2022 को मेरे और सरदा के बीच काफी लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद सरदा यहाँ से अपनी सभी सामान को लेकर ये कहकर चली गई कि कभी भी तुम मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। आफ्ताब पुलिस वालों को फोन पे बताता है कि इसके बाद मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने दोबारा से सरदा को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। पुलिस वालों को आफ्ताब की बातों पे कुछ हद तक तो यकीन हो जाता है। पुलिस इस केस को बहुत ही बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करती है और घूम फिर कर शक आफ्ताब के ऊपर ही चली जाती है। इसलिए 3 नवंबर 2022 को आफ्ताब को दिल्ली से मुंबई आकर थाने में पेश होने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर आफ्ताब से फिर से पूछताछ शुरू होती है। पहला पूछताछ आफ्ताब से फोन पे की गई थी, जिसे रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया था, मगर इस बार आफ्ताब का रिटन स्टेटमेंट लिया गया था। इस बार भी आफ्ताब अपनी पुरानी लाइन को दोहराते हुए कहा कि 22 मई 2022 को
मेरी और श्रद्धा के बीच लड़ाई हो गई, जिससे श्रद्धा रूम छोड़कर चली गई। अब मुझे नहीं मालूम कि श्रद्धा कहाँ है। इस पूछताछ के दौरान पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला और आफ्ताब को फिर से छोड़ दिया गया। इस पूछताछ के बाद आफ्ताब वापस दिल्ली चला आता है। हालांकि बाद में जब आफ्ताब की इस लिखित बयान की जांच पड़ताल की जाती है तो पुलिस वालों को कई जगह आफ्ताब के बयान में कमी और श्रद्धा के प्रति गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अब पुलिस वालों को शक होने लगता है कि कहीं न कहीं आफ्ताब हमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। इसके बाद फिर से 8 नवंबर 2022 को दिल्ली पुलिस आफ्ताब को सवाल जवाब के लिए बुलाती है। इस बार आफ्ताब अपने ही बुने गए जाल में बुरी तरह फंस जाता है। दरअसल 2 बार की पूछताछ में आफ्ताब ने बताया था कि 22 मई 2022 को मेरी और श्रद्धा के बीच बहुत नोकझोंक हुई। बात हाथापाई तक पहुंच गई तो श्रद्धा मेरे यहां से अपने सामान, अपने कपड़े, अपने मोबाइल फोन लेकर चली गई। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक दिन पुलिस वालों को मालूम पड़ता है कि एक तरफ आफ्ताब ने पूछताछ के दौरान बताया था कि 22 मई 2022 को ही श्रद्धा अपनी सामान, अपनी मोबाइल फोन को लेकर यहाँ से चली गई थी, जबकि 26 मई 2022 को श्रद्धा के मोबाइल फोन से ही एक बैंकिंग ऐप की मदद से, यानी कि फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम की मदद से आफ्ताब के अकाउंट में 54,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। जब ये ट्रांजैक्शन हुआ था तो उस टाइम श्रद्धा की फोन की लोकेशन छतरपुर में उस जगह थी जहाँ पर पहले श्रद्धा और आफ्ताब रहा करते थे। इसके अलावा पुलिस ने जब श्रद्धा की इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल्स निकलवाई तो मालूम पड़ा कि मई के आखिरी हफ्तों में भी श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट को उसी लोकेशन से हैंडल किया जा रहा था। साथ ही कुछ दोस्तों से चैट भी हुआ था। यहाँ तक कि 31 मई 2022 को भी श्रद्धा की इंस्टाग्राम अकाउंट से श्रद्धा की एक दोस्त के पास चैटिंग हुई थी। अब दिल्ली पुलिस आफ्ताब से सवाल करती है कि अगर 22 मई को ही श्रद्धा तुम्हारे यहाँ से जा चुकी थी तो आखिर उसका मोबाइल फोन का लोकेशन कैसे पहले 26 मई और फिर 31 मई को एक्टिव हुआ, वो भी तुम्हारे ही लोकेशन पे, साथ ही ट्रांजैक्शन भी हुए। आफ्ताब इन सवालों का जवाब प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहा था। अब यहाँ से आफ्ताब के साथ सख्ती से पूछताछ शुरू होती है। अब पुलिस के सवाल जवाब के सामने आफ्ताब की सारी हेकड़ी निकल जाती है। अब आगे जो खुलासे होते हैं उन सच्चाई को सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। पुलिस के पूछताछ के दौरान आफ्ताब ये खुलासा करता है कि मुझे और श्रद्धा को दिल्ली में आए कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक 18 मई 2022 को हम दोनों के बीच घर के खर्चों को लेकर और काम को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। हम दोनों के बीच की बहस थोड़ी देर बाद लड़ाई झगड़े की रूप ले लेती है। ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आफ्ताब श्रद्धा को बहुत ही जोर से धक्का देता है। श्रद्धा के गिरते ही आफ्ताब उसके सीने पे चढ़ जाता है और अपने हाथों से श्रद्धा का गला बहुत ही जोर से दबाता है। आफ्ताब के बयान के मुताबिक वह तब तक श्रद्धा के गले को दबाए रखता है जब तक श्रद्धा अपनी सांसें नहीं तोड़ देती। श्रद्धा की जान लेने के बाद आफ्ताब बहुत ही देर तक वहीं बैठा रहता है और लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करने लगता है। अब इसी सोच विचार में काफी वक्त गुजर गया था, रात भी हो गई थी, इसलिए आफ्ताब पहले खाना ऑर्डर करता है, साथ में बियर भी लाता है। श्रद्धा के लाश के बगल में ही बैठकर बियर पीता है, खाना खाता है, साथ ही वहाँ रात में वहीं श्रद्धा की डेथ बॉडी के पास ही सो जाता है। सुबह होते ही आफ्ताब श्रद्धा की डेथ बॉडी को बाथरूम में ले जाकर बंद कर देता है। अब वहाँ डेथ बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में इंटरनेट पे सर्च करने लगता है। इंटरनेट पे काफी देर ढूंढने के बाद आफ्ताब अच्छे से तैयार होकर घर के बाहर आता है और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हुए मार्केट जाता है और सबसे पहले 300 लीटर का एक बड़ा सा फ्रिज खरीद कर लाता है, क्योंकि फ्रिज वाले ने फ्रिज को डिलीवर करने के लिए कुछ घंटों का समय मांगा था। इसीलिए आफ्ताब अपना ऑर्डर देकर दूसरी दुकान पे चला जाता है और वहाँ से एक आरी खरीदता है। इसके बाद वह दूसरी दुकान पे जाता है जहाँ से वो कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक बैग्स को खरीदता है। इसके बाद वहाँ एक दूसरी दुकान से बड़ी मात्रा में परफ्यूम, अगरबत्ती, रूम फ्रेशनर और भी साफ सफाई में काम आने वाली केमिकल्स को खरीदता है। इन सारी चीजों को लाकर अपने रूम में अंदर रख देता है। थोड़ी देर के बाद जब फ्रिज आ जाता है तब आफ्ताब अपने घर के बाहरी दरवाजे पे ही फ्रिज को रखवा देता है और फ्रिज को इंस्टॉल करने वाले मैकेनिक को ये कहकर भगा देता है कि मुझे फ्रिज इंस्टॉल करना आता है, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं, आप बस अपने पैसे लो और यहाँ से निकलो। इस तरह आफ्ताब इतने बड़े फ्रिज को अकेले ही घर के अंदर ले जाता है और उसे इंस्टॉल करता है। इंस्टॉल करने के बाद आफ्ताब फ्रिज के अंदर सबसे पहले 2 बोतल पानी रखता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि फ्रिज अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। जब आफ्ताब कंफर्म कर लेता है कि फ्रिज अच्छे ढंग से काम कर रहा है तब आफ्ताब अपने उस खौफनाक काम में लग जाते हैं जिसे सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले आफ्ताब उस बाथरूम के अंदर जाता है जहाँ पर उसने श्रद्धा की डेथ बॉडी को छुपा कर रखा था। वहाँ बाथरूम में जाने के बाद सबसे पहले बाथरूम के सारे नल्स को खोल देता है और खरीद कर लाई गई आरी की मदद से वहाँ श्रद्धा की डेथ बॉडी का टुकड़े करना स्टार्ट करता है। आफ्ताब का इतना शातिर दिमाग था कि वहाँ
इंटरनेट की मदद से मानव शरीर की संरचनाओं के बारे में भी समझ लिया था। साथ ही उसने यह भी जानकारी इकट्ठा कर लिया था कि पहले शरीर के किन अंगों को ठिकाने लगाना जरूरी है। इसलिए वह सबसे पहले सरदा की पेट को फाड़ कर उसकी आंतों को निकालता है और उसे पॉलीथीन बैग में डाल देता है। इसके अलावा वह पेट के अंदर मौजूद दूसरे अंगों को भी निकाल कर पॉलीथीन बैग में डाल देता है और उन पॉलीथीन बैग को फ्रिज के अंदर रख देता है। आफ्ताब इतना बेरहम दिल था कि इन सारी वाकया को अंजाम देते वक्त उसका हाथ भी नहीं कांप रहा था। वह शरीर के टुकड़े कर उसे प्लास्टिक बैग में रखता है और उन बैग्स को फ्रिज में रख देता है। ये सब कुछ करते हुए आफ्ताब पूरी तरह थक चुका था, उसे भूख भी लग गई थी। इसीलिए वह फिर से खाना ऑर्डर करता है और बाजार जाकर दूध, फल, सिगरेट, बियर और भी सारी चीजों को खरीद कर लाता है। वह ऑनलाइन खाना मंगवा कर खाता है और जो खाना बच जाता है उसे उसी फ्रिज के अंदर रख देता है जिसके अंदर वह सरदा की डेथ बॉडी को काट कर रखा था। उसने लाश को तो टुकड़ों में बांट दिया था मगर शरीर का अभी एक बड़ा हिस्सा बाकी था। अब आफ्ताब को अच्छे से मालूम था कि अगर मई की गर्मी में लाश को ऐसे ही छोड़ दिया तो इसके अंदर से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए वहाँ घर में अच्छे से परफ्यूम छिड़क देता है। साथ ही वहाँ घर में रूम फ्रेशनर लगाने के अलावा घर में हर जगह केमिकल छिड़क देता है ताकि घर के अंदर बदबू ना हो। वहाँ फ्रिज के निचले हिस्से को रैक को हटाकर उसे बिल्कुल खाली कर देता है। आफ्ताब वहाँ पर सरदा की डेथ बॉडी की उस हिस्से को रखता है जिसे अभी काटना बाकी था। इस तरह फ्रिज के फ्रीजर में पॉलीथीन में शरीर को उन छोटे छोटे टुकड़ों को रखा गया था जिसे थोड़ी देर पहले आफ्ताब ने काटा था। उसके नीचे बड़े से खंड में उस हिस्से को रखा गया था जिसे अभी काटना बाकी था। अब फ्रिज के अंदर जो जगह बच गई थी उसमें आफ्ताब अपने खाने की चीजों को रखा था। लाश को फ्रिज में रखने के बाद आफ्ताब फ्लोर को बहुत ही अच्छे से सफाई करता है ताकि छोटे से छोटे सबूत को भी मिटाया जा सके। वहाँ घर में सल्फर फ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करता है ताकि खून की नामो निशान तक को मिटा दिया जाए। अब ये सब कुछ होने के बाद आफ्ताब अंधेरा होने का इंतजार करने लगता है और रात के करीबन 2 बजे शरीर के सबसे पहले उस थैली को निकालता है जिसमें उसने सरदा की आंत और लीवर को रखा था। उस थैले को अपने पीठ पे बांधने वाले बैग में रखता है। वहाँ बड़े ही सावधानी से अपने घर से बाहर निकल कर छतरपुर की जंगल की तरफ चला जाता है। ये पहला दिन था इसीलिए आफ्ताब जंगल में ज्यादा अंदर नहीं जाता। एक जगह आफ्ताब खड़ा होकर अपने बैग से उस थैले को निकाल कर बहुत ही जोर से जंगल के अंदर फेंकता है। जब आफ्ताब जंगल जा रहा था तो इस बीच रास्ते में कई लोगों की नजर आफ्ताब पे पड़ी मगर रात दिन दौड़ती भागती इस दिल्ली में किसी ने भी उसे नहीं टोका और रास्ते के बीच एक भी पुलिस वाले की नजर आफ्ताब पे नहीं पड़ी। इस तरीके से लाश को ठिकाने लगाना आफ्ताब को बहुत अच्छा लगा और इसी तरीके से लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया। आफ्ताब के बयान के मुताबिक हत्या करने के 18 दिनों बाद तक वहाँ लाश को छोटे छोटे टुकड़े में बांटता और रात के 2 बजे जाकर छतरपुर के जंगल में बड़े ही सावधानी से उन टुकड़ों को फेंक देता था। आफ्ताब कितना बड़ा सनकी था इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि सरदा के हत्या करने के बाद भी रोज सरदा के चेहरे को काफी देर तक बैठकर देखता था और कई बार तो उसने सरदा के चेहरे पे मेकअप भी लगाया था। इससे भी हद तो उसने तब कर दी जब उसने सरदा की खोपड़ी को फेंकने गया था तो उसने सरदा के चेहरे को बहुत ही बुरी तरह जला दिया कि ताकि गलती से भी किसी को भी ये खोपड़ी हाथ लग गई तो वह इस चेहरे को पहचान ही न पाए। आफ्ताब के इस खुलासे के बाद पुलिस वाले को भी रूह कांप उठती है। पुलिस की पूछताछ में आफ्ताब ने आगे ये भी बताया कि सरदा की हत्या के बाद सरदा की इंस्टाग्राम अकाउंट को मैं ही हैंडल कर रहा था क्योंकि आफ्ताब को मालूम था कि वह इंस्टाग्राम के जरिए अपने दोस्तों से जुड़ी हुई थी। अगर अचानक से सरदा की इंस्टाग्राम अकाउंट बंद होता तो लोगों की शक सीधा मुझ पर आती। इसीलिए सरदा की हत्या करने के बाद लगभग 3 महीने तक आफ्ताब सरदा की सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करते रहता है। साथ ही आफ्ताब सरदा के दोस्तों से सरदा बनकर बात करते रहता है ताकि किसी को भी आफ्ताब पे शक न हो और आफ्ताब की ये चाल कामयाब रही और अपने जुर्म पे 5 महीनों तक पर्दा डालने में आफ्ताब कामयाब रहा। हालांकि उसकी यही चालाकी उस पे भारी भी पड़ी। पुलिस ने सरदा की फोन को ट्रेस करते हुए ये पता लगा लिया कि सरदा की फोन की लोकेशन आफ्ताब के लोकेशन पर ही है, जबकि उसने अपने बयान में कहा था कि सरदा 22 मई को ही अपना फोन लेकर मेरे यहाँ से चली गई थी। वेल अब 3 महीनों तक आफ्ताब सरदा की फोन को यूज करता है। इसके बाद वहाँ मुंबई जाता है तो रास्ते के बीच सरदा की फोन को फेंक देता है। इसके अलावा आफ्ताब सरदा की सबूत मिटाने की नीयत से 20 मई को ही सरदा की कपड़े को कचरे के गाड़ी में डाल दिया था जो कपड़ा सरदा मर्डर के वक्त पहनी थी। इसके अलावा वहाँ जिस आरी का इस्तेमाल सरदा की डेथ बॉडी को काटने के लिए किया था उस आरी को भी एक नाले में फेंक दिया था। पुलिस आफ्ताब के पुराने मोबाइल फोन से कुछ सबूत इकट्ठा कर सकती थी, इसलिए आफ्ताब ने पहले ही उस पुराने फोन को भी बेच दिया। हालांकि पुलिस आफ्ताब के पुराने फोन और सरदा की फोन की तलाश में लगी हुई है। पुलिस जांच के दौरान और भी सारे खुलासे हुए हैं जिससे जानकर
आपको झटका लगेगा। एक तरफ घर के अंदर फ्रिज में सरदा की डेथ बॉडी के टुकड़े रखे हुए थे, तो दूसरी तरफ आफ्ताब उसी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हुए एक और लड़की को अपने जाल में फंसा लिया था, उसे दोस्ती भी की और उस लड़की को भी कई बार अपने फ्लैट में बुलाया था। आफ्ताब के बयान के मुताबिक उसकी दोस्त जब उस दिन आफ्ताब के फ्लैट में आती थी तो उस दिन आफ्ताब सरदा के शरीर के टुकड़ों को फ्रिज से निकालकर अलमारी में रख देता था, ताकि गलती से कोई इस फ्रिज को भी खोले तो मेरे इस सच्चाई के बारे में किसी को मालूम भी न पड़े। हैरानी की बात तो ये है कि 17 नवंबर 2022 को कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरदा की हत्या के बाद और गिरफ्तारी से पहले कम से कम 20 लड़कियां उसी डेटिंग ऐप के जरिए आफ्ताब के जाल में फंसी और उनमें से कई लड़कियां बारी बारी कर आफ्ताब के उस फ्लैट पे भी आई। उन लड़कियों की भी लिस्ट को निकलवा कर उनसे पूछताछ करने के लिए समन जारी किया जा रहा है, ताकि इस बात की जांच हो सके कि सरदा की हत्या किसी दूसरी लड़की के चक्कर में तो नहीं किया गया है। आप लोगों को मन में अभी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर आफ्ताब के पास इतने पैसे कहां से आते थे मौज मस्ती करने के लिए। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि दैनिक जागरण के एक रिपोर्ट के मुताबिक सरदा की हत्या करने के बाद आफ्ताब ने नोएडा के मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हासिल कर ली थी, जहां पर उसे महीने की 52,000 रुपए मिल रही थी। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिर पुलिस जांच कहां तक पहुंची है। आफ्ताब के खुलासे के बाद पुलिस ने सबसे पहले आफ्ताब को स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां पर पुलिस को 5 दिनों के लिए रिमांड मिल गया। पुलिस के पास पहला उद्देश्य ये है कि आफ्ताब जो कह रहा है उसके मुताबिक हमें सबूत ढूंढना। यहाँ पर पुलिस को अपराधी को ढूंढने की चुनौती नहीं है, बल्कि चुनौती ये है कि क्या सच में सरदा का ही मर्डर हुआ है। यहाँ पर पुलिस को अपराधी की नहीं बल्कि पीड़िता की तलाश है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पुलिस के पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। हालांकि आफ्ताब ने लाश को जिन इलाकों में फेंकने का दावा किया था वहाँ पर पुलिस आफ्ताब को लेकर गई थी और बीते कुछ 3-4 दिनों में पुलिस ने लगभग पूरे इलाकों से करीबन 13 हड्डियां इकट्ठा किए हैं और उन्हें जांच करने के लिए फोरेंसिक लैब में भेजे हुए हैं। पहले तो ये पता लगाना है कि ये हड्डियां जानवरों का है या फिर इंसानों का। अगर ये साबित हो जाता है तो उन सैंपल का डीएनए टेस्ट किया जाएगा, ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि मिली हड्डियां सरदा की ही हैं। डीएनए टेस्ट के लिए सरदा के पिता के भी डीएनए लिए जाएंगे। अब तक पुलिस को ओआरई नहीं मिल पाई है, जिसका इस्तेमाल आफ्ताब ने सरदा की लाश को काटने के लिए किया था। अगर ओआरई नहीं मिलती है तो सबूत कमजोर रह जाएगा। इसके अलावा पुलिस को यह भी साबित करना है कि जिस घर में आफ्ताब ने सरदा की हत्या का दावा किया है, क्या सच में उस घर में सरदा थी। यानी कि अब लोकेशन को छोड़ दिया जाए, यानी कि डिजिटल एविडेंस को छोड़ दिया जाए, तो अब तक पुलिस को एक भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिल पाया है जिससे ये साबित हो सके कि सच में सरदा की हत्या उसी घर के अंदर की गई थी। आफ्ताब इतना शातिर दिमाग था कि वह फोरेंसिक से जुड़ी सारी जानकारियों को इंटरनेट से हासिल किया और उसे अच्छे से समझ कर सारे सबूत को मिटा दिया। उस घर में सबूत के तौर पे सिर्फ एक चीज बाकी है और वो है फ्रिज, जिसमें आफ्ताब ने सरदा के शरीर के टुकड़ों को रखा था। हालांकि सभी टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बाद आफ्ताब ने उस फ्रिज की भी बहुत ही अच्छे से सफाई कर दी। इस वजह से पुलिस को वहां से भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाई है। साथ ही आफ्ताब की कोर्ट से नार्को टेस्ट की इजाजत मिल गई है। ऐसे में अब उम्मीद है कि पुलिस बहुत जल्द कोई ना कोई ठोस सबूत जरूर निकाल पाएगी, जिससे आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा मिल पाएगी। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आफ्ताब को ऐसी सजा मिले जिसे सुनकर ऐसी सोच रखने वाले की रूह कांप उठे और फिर कोई दूसरी सरदा टुकड़ों में न बटे। गाइज, आप लोगों के मुताबिक आफ्ताब को क्या सजा मिलनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।